हेलो वेलकम टू ऑल। आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 14/9/2022 जो आपका बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ था। तो उन एग्ज़ाम में सोशल साइंस के जो प्रश्न पूछे गए थे तो उन प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है काफ़ी विस्तारित से। तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। यकीन कीजिए कि अगर आप इस तरह के प्रश्न को अगर आप सॉल्व करते हैं, अगर इस तरह के प्रश्न को आपने अगर सॉल्व कर डाला तो आपकी लाइफ हो गया झिंगा लाला और आपको सरकारी कॉलेज भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आपके सामने यहाँ लगा है, मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होता है? तो मतदान करने का कम से कम उम्र कितना होता है? तो 18 वर्ष इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इसका हम लोग अब करते हैं विश्लेषण। दोस्तों मतदान का अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान करने का अधिकार किस देश दिया था? तो महिला को दान करने का अधिकार जो दिया था सर्वप्रथम कौन-सा देश दिया था? तो आपको पता है न्यूज़ीलैंड दिया था। कौन दिया था? न्यूज़ीलैंड दिया था। आपको ये बात याद रखना है। और 61वां संविधान संशोधन, एक प्रश्न आपको याद रखना है। 61वां संविधान संशोधन जो आपका कब हुआ था? 1989 में। जो आपका कब हुआ था? 1989 में। इसमें दोस्तों कहा गया कि मतदान का जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो आपको बताना है 61वां संविधान संशोधन 1989। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेट एक्ट जो पारित किया गया था यह 1919 में पारित किया गया था। और रोलेट एक्ट को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग काला कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं। और इसको हम लोग बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून भी कहते हैं। और इस एक्ट के खिलाफ ना तो आप कहीं पे अपील कर सकते हैं, ना कभी दलील कर सकते थे, ना ही वकील किया जा सकता था। तो इसमें रोलेट एक्ट के तहत क्या होता था? सिर्फ़ शक के आधार पर किसी भी भारतीय को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था, इसलिए इसको काला कानून भी कहा गया है। आपको ये बात याद रखना है। और इस रोलेट एक्ट का विरोध पूछेगा कौन कर रहा था? तो डॉक्टर सत्यपाल। कौन कर रहा था? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। कौन कर रहा था? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू कर रहा था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन-सा कथन सही नहीं है? तो कौन-सा कथन यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए कौन-सा सही नहीं है। तो सबसे पहले ऑप्शन को पढ़िए, उत्तर प्रदेश भारत में गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल ये सही बात है, ये तो सही बात है। फिर कहता है फलों, सब्जियों और मसालों के उत्पादन को बागवानी कृषि कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। लेकिन हमको गलती खोजना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन-सा कथन सही नहीं है? गलती ना खोज रहा है। तो भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, यही गलत है, ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? तो भारत की स्थलीय सीमा टोटल 7 देश को छूती है। कितना देश को छूती है? 7 देश को छूती है। कौन-कौन? तो आपको बताना, अफ़गानिस्तान, AFG अफ़गानिस्तान, फिर उसके बाद में पाकिस्तान, फिर आपको याद रखना है भूटान, फिर आपको याद रखना है नेपाल, कितना हो गया? 4 हो गया। और आपको चीन, फिर याद रखना है म्यांमार, क्या रखना है? म्यांमार। और लास्ट आपको याद रखना है बांग्लादेश, क्या रखना है? बांग्लादेश। तो टोटल कितना हो गया? 7 हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यही 7 देशों से भारत की सीमा लगती है, आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विश्व की कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो भारत में विश्व का जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या कहाँ रहता है? भारत में रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17.5% जनसंख्या भारत में रहता है। चलिए अब यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एशिया महादेश में कितना प्रतिशत जनसंख्या रहता है? विश्व की जनसंख्या का एशिया महादेश में कितना प्रतिशत जनसंख्या रहता है? आपको बताना 60% जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का एशिया महादेश में निवास करता है, आपको ये बात याद रखना है। और एशिया महादेश का अगर पूछेगा कि जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 155 व्यक्ति पर किलोमीटर। कितना है? एशिया महादेश का जनसंख्या घनत्व 155 व्यक्ति पर किलोमीटर, आपको याद रखना है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है
भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हमारा जो संविधान है टोटल 60 देशों से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का संविधान टोटल कितने देशों से लिया गया है? 60 देशों से लिया गया है, जिनमें से आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन अधिनियम। क्या लिया गया है? संविधान में जो संशोधन होता है यह कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अमेरिका के पास में पावर है तो वो अधिकार देता है। तो मूल अधिकार पूछेगा कौन दिया है, तो आपको बताना है कि कौन दिया है? अमेरिका दिया है। अच्छा, मौलिक अधिकार पूछेगा कौन देश दिया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है, तब आपको बताना है कनाडा। संघीय शासन प्रणाली कनाडा। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, तो आपातकाल लिया गया है। क्या लिया गया है? आपातकाल लिया गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और रोज क्लास का पीडीएफ आपका अपलोड हो जाता है टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर। आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? तो संविधान के भाग 4 से लिया गया है। और संविधान का जो भाग 4 है ये किसके बारे में बताता है? तो ये डीपीएसपी के बारे में बताता है। और डीपीएसपी को ही हम लोग क्या कहते हैं? नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। डीपीएसपी। और कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? तो आपको पता है कि सासाराम नगर का विकास जो हुआ होगा वो मध्य युग में हुआ होगा, क्योंकि सासाराम किसका मकबरा था? शेरशाह सूरी, बिहार के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा था। किसका था? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ था? तो यही सासाराम में था। ये मध्य युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। अच्छा, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछेगा क्या था? तो फरीद खां। क्या बताना है? फरीद खां। और शेरशाह सूरी के बारे में आपको याद रखना है, इन्होंने जीटी रोड का बनवाया। कौन? जीटी रोड का निर्माण कराया, जिसको हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। तो इसी शेरशाह सूरी ने बनवाया था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए, इन्होंने हजरत ए आला, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हजरत ए आला की उपाधि कौन धारण किया था? तो शेरशाह सूरी ने धारण किया था। और बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ हो जाएगा? डिगबोई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बरौनी में क्या है? बरौनी में तेल साफ करने का कारखाना कहाँ है? बिहार में। ये तो भारत का ना पूछ रहा है, तो डिगबोई बताना है। अब बिहार में पूछता तो क्या हो जाता? बरौनी आपका राइट आंसर हो जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कच्चा तेल में उत्पादक जगह का नाम मुंबई हाई, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा मुंबई हाई कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है। ये किसके लिए फेमस है? तो कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। आपको ये बात याद रखना है। गुजरात में याद रखना है खंभात की खाड़ी। गुजरात में ही क्या है? खंभात का खाड़ी है। और अंकलेश्वर है। तो अंकलेश्वर पूछेगा कहाँ है? तो यह क्षेत्र जो है कहाँ है? गुजरात में है। और खंभात की खाड़ी दोनों जो है तेल उत्पादक क्षेत्र है। आपको ये बात याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूछ रहा है ना, तो यहाँ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं पूछ रहा है जो 1857 में हुआ था। यहाँ पूछ रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में तो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1776 ईस्वी में। कब हुआ था? 1776 ईस्वी में अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम की जंग हुई। और इसका सेनापति कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। और यही लॉर्ड कर्जन 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल का विभाजन कौन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल का विभाजन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है,
पृथ्वी की सतह पर कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो पृथ्वी की सतह पर कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो पृथ्वी की सतह पर 3/4 जो है दोस्तों क्या है? पानी है। और पानी का रंग कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। इसलिए हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह हम लोग कहते हैं। नीला ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। और पृथ्वी पर दोस्तों अगर पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर सर्वाधिक कौन-सा गैस पाया जाता है? तो सबसे अधिक दोस्तों नाइट्रोजन पाया जाता है। सबसे अधिक कौन पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 78%। कितना पाया जाता है? 78% पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो सूचना के अधिकार आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था, राजस्थान से हुआ था। और कब हुआ था? तो 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम राजस्थान से प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इस अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि किसी भी सरकारी काम का ब्यौरा वो ले सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय कहाँ है? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। और यूएनओ राष्ट्र संघ यानी इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसी को हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना पूछेगा कब हुआ था? तो इसका जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और इसका स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? कि दो देशों के बीच में युद्ध जैसी समस्या को समापन करना, रोकना, सुलझाना, ये इसका प्रमुख कार्य था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है, एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? तो हमेशा एक होता है, हमको पता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो लोकतंत्र का उपलब्धि अच्छा कब माना जाएगा? जब लोग अशिक्षित रहेगा तो गलत बात है, निर्धनता रहेगा गलत बात है, विषमता रहेगा अलग-अलग रहेगा गलत बात है। तो विकास जब होगा तब ये अच्छा माना जाएगा। जब सबका विकास होगा, जब सबका साथ होगा तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाएगा। और लोकतंत्र का परिभाषा क्या है? जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाए गए शासन को हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। और यह परिभाषा कौन दिया था? अमेरिका के राष्ट्रपति दिया था। कौन दिया था? अमेरिका के राष्ट्रपति दिया था। अमेरिका के 16वां राष्ट्रपति। अमेरिका के 16वां राष्ट्रपति। फटाफट आप लोग उसका कमेंट में नाम लिख दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा पूछेगा किसने दिया था? तो एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा दिया था, हिटलर ने दिया था। कौन दिया था? हिटलर ने दिया था। और हिटलर जो था नाजीवाद का संस्थापक था। नाजीवाद पूछे या नाथसीवाद पूछे, इनका संस्थापक पूछेगा कौन था? तो हिटलर था। और हिटलर का अगर आत्मकथा की अगर बात किया जाए तो हिटलर का आत्मकथा, इसका आत्मकथा का नाम है मैन कैम्प। क्या नाम है? मैन कैम्प इसका आत्मकथा है। और इनकी माता का नाम क्या था? तो कोलेरा हिटलर। क्या नाम था? कोलेरा हिटलर नाम था। और हिटलर जब चलिए यहाँ तक बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो वर्साई की संधि जब हुआ था, इसमें जर्मनी पर थोप दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और वियना की संधि कब हुआ था? 1815 में हुआ था। ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो है सारा इल्ज़ाम जो था जर्मनी पर लगाया गया। और उससे एक संधि किया था इंग्लैंड ने, वर्साई की संधि। जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में हुआ था ये वर्साई की संधि। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है, निम्नलिखित में से किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है? 1 वर्ष किसको विकसित होने में लगता है? तो गन्ना का जो फसल होता है, इसको विकसित होने में 1 वर्ष लगता है। कितना समय लगता है? 1 वर्ष लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन पूछेगा कहाँ होता है? तो यूपी में होता है। कहाँ होता है? यूपी में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अच्छा गन्ना पूछेगा कौन फसल है? दोस्तों गन्ना एक रोपण फसल है। गन्ना एक कैसा फसल है? यह एक रोपण फसल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? दोस्तों रेशम मार्ग जो आरंभ होता है वो चीन से आरंभ हो जाता है। और इसी रेशम मार्ग को हम लोग कहते हैं सिल्क रूट। क्या कहते हैं?
हैं, सिल्क रूट कहते हैं। और रेशम मार्ग पर पूछेगा कब्जा कौन किया था, तो रेशम मार्ग पर कब्जा किया था कनिष्क किया था। कौन किया था? कनिष्क ने इसी रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया था और यहाँ पर कनिष्कपुर नाम का शहर को बसाया था। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, रेशम दोस्तों कितने अवस्था में प्राप्त किया जाता है, तो रेशम को 4 अवस्था में प्राप्त किया जाता है। पहला को कहते हैं अंडा, क्या कहते हैं? अंडा। फिर कहते हैं लार्वा, अंडा, लार्वा। तीसरा को कहते हैं प्यूपा, चौथा को कहते हैं कोकून। चौथा को क्या कहते हैं? कोकून। तो ये 4 अवस्था में रेशम हमको प्राप्त होता है, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कोकून। जो सबसे युवा अवस्था होता है उसको कहते हैं प्यूपा कहते हैं। रेशम का पूछेगा सबसे युवा अवस्था क्या है, तो प्यूपा है। और सर्वाधिक रेशम जो है हमको इसी प्यूपा अवस्था में हमको प्राप्त होता है। तो आपको ये भी प्रश्न याद रखना है। अच्छा, रेशम का कीड़ा कहाँ पाया जाता है, तो रेशम का कीड़ा को दोस्तों शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। कहाँ पाला जाता है? शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है रेशम का कीड़ा, आपको याद रखना है। और रेशम के कीड़ा से दोस्तों रेशम जो होता है अपना लार से वो रेशम बनाता है। रेशम क्या है? कीड़ा का लार है, लार है। तो कीड़ा का लार से क्या बनता है? रेशम बनता है। आपको ये बात याद रखना है। और रेशम पूछेगा कितना प्रकार का पाया जाता है, तो दोस्तों रेशम जो है 4 प्रकार का पाया जाता है भारत में। मूंगा, 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 ईड़ी, तसर, मारवाड़ी। मूंगा, ईड़ी, तसर, मारवाड़ी। जैसे मैं याद रखता हूँ वैसे आप भी याद रख लीजिए। मूंगा, ईड़ी, तसर, मारवाड़ी ये क्या है? तो ये सब रेशम का प्रकार है, आपको ये बात याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की रेशम नगरी किसको कहा जाता है? दोस्तों भारत की रेशम नगरी किसको कहा जाता है, तो भारत की रेशम नगरी भागलपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भागलपुर को कहा जाता है। तो ये रहा दोस्तों आज के प्रश्न जो काफ़ी सॉल्यूशन डिटेल के साथ करवाया गया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और रोज क्लास का पीडीएफ आपका अपलोड हो जाता है टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर। और नहीं तो वीडियो का टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।